बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। KF-21 एक 4.5 जनरेशन का जबरदस्त फाइटर जेट, जिसको हकीकी मायनों के अंदर 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर इस प्रोजेक्ट की मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ और डिटेल के अंदर हम इस फाइटर जेट के प्रोग्राम को देखेंगे, इसका पिक्चर एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से सेंसर्स को इस्तेमाल किया गया है और इसके डिजाइन को मुकम्मल तौर पर जानेंगे। और जो मैंने थंबनेल के ऊपर एक बात लिखी है कि ये हकीकी मायनों के अंदर 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, उसको मैंने क्यों लिखा और उसको लिखने के पीछे मेरा क्या मकसद है, ये आपको वीडियो के लास्ट के अंदर सुनने को मिलेगा। पहले मरहले के अंदर हम इस फाइटर जेट के प्रोग्राम को देख लेते हैं। कोरिया ने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए 2015 के अंदर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके तहत कोरिया एक ऐसा फाइटर जेट बनाना चाहता था जो कि 5वीं नस्ल का फाइटर जेट हो और वो मुकम्मल तौर पर कोरिया के अंदर बना हुआ हो। इस प्रोग्राम के अंदर इंडोनेशिया भी कोरिया के साथ शामिल है और इस प्रोग्राम के अंदर कोरिया की मुकम्मल मदद कर रहा है अमेरिका। अगर इस फाइटर जेट के डिजाइन को देखा जाए तो ये F-22 की एक एडवांस कॉपी नजर आता है। कोरिया ने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले मरहले के अंदर कोरिया ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जिसका डिजाइन मुकम्मल तौर पर स्टेल्थी है, बस उसके अंदर इंटरनल वेपन बे को इस्तेमाल नहीं किया गया और इंटरनल वेपन बे इसके ब्लॉक 2 के अंदर आने वाला है। इस फाइटर जेट का जो पहला ब्लॉक है उसका मेन रोल एयर सिक्योरिटी का होने वाला है और इस फाइटर जेट का दूसरा ब्लॉक मल्टी रोल होने वाला है। ये तो हो गया इस फाइटर जेट का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इस फाइटर जेट के इंजन से मुतालिक डिटेल दे देता हूँ। इस फाइटर जेट के अंदर 2 अदद अमेरिका के बने हुए GE-414 इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस फाइटर जेट को 22,000 पाउंड का थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल F-22 रैप्टर की तरह इसके अंदर 2D थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल को इस्तेमाल किया गया है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1.8 मैक है और इस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 5,295 लीटर्स है और इसका कॉम्बैट रेडियस 1800 किलोमीटर्स है। इस फाइटर जेट का एम्प्टी वेट 5,000 किलोग्राम है और ये अपने साथ 7,300 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और फुली लोडेड होने के बाद इसका टोटल वजन 13,600 किलोग्राम हो जाता है। ये डिटेल होगी इसकी फ्यूल कैपेसिटी, इंजन वगैरह की। अब इस फाइटर जेट के अंदर जो इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया गया उनके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ और इसका पिक्चर एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी नोज को देखें। इसकी नोज का डिजाइन बहुत ज्यादा स्टेल्थी बनाया गया है, बिल्कुल F-22 रैप्टर की तरह, लेकिन इसकी नोज ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि F-22 के अंदर जो रडार को इस्तेमाल किया गया है उससे छोटा रडार इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और ये जो रडार इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है ये कोरिया का बना हुआ रडार है और कोरिया की जानिब से इसके रडार की रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है। उसके बाद इसकी नोज के ऊपर आपको IRST सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ये IRST पोर्ट भी कोरिया ने खुद बनाया है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वैसे तो इसके सेंसर और बाकी इक्विपमेंट्स के बारे में कोरिया ने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन काफी सारे आर्टिकल्स को रीड करने के बाद और मैं अपने नॉलेज को साथ मिलाकर आपको इसकी डिटेल दे रहा हूँ। खैर, इसके नोज फोन के ऊपर आपको 4 सेंसर लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिनको RCS को सामने रखते हुए डिजाइन किया गया है। खैर, ये चारों सेंसर EV सेंसर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सेंसर्स हैं। उसके बाद इसकी नोज कोन को अगर नीचे वाली साइड से देखा जाए तो वहाँ पर आपको 2 एंटीनाज लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक इसके राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे है। ये दोनों रेडियो कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में आते हैं। वैसे रूल के मुताबिक अब मुझे आपको इसकी कॉकपिट की डिटेल देनी चाहिए, लेकिन कॉकपिट से पहले मैं आपको इसके लैंडिंग गियर की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप इसके लैंडिंग गियर के ऊपर एक नजर डालें। वैसे तो यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा, 2 LED लाइट्स नजर आ रही हैं और LED लाइट्स हर फाइटर जेट के अंदर मौजूद होती हैं। किसी के अंदर सिंगल होती है और किसी के अंदर डबल होती है, लेकिन LED लाइट्स के बिल्कुल ऊपर वाली साइड के ऊपर आप देखें, वहाँ पर आपको एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा और इंफ्रारेड सेंसर का लैंडिंग गियर के ऊपर होना बहुत अजीबोगरीब किस्म की बात है। खैर, इस इंफ्रारेड सेंसर का यहाँ पर क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि नाइट के टाइम ही हमें लैंडिंग गियर के ऊपर लगी हुई लाइट्स की जरूरत होती है ताकि हम आसानी के साथ लैंडिंग कर सकें, लेकिन उस लैंडिंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए कोरिया ने यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और इस सेंसर के जरिए अगर फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड के अंदर लैंडिंग करवानी है या टेक ऑफ करवाना है तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रारेड के जरिए आप सारे के सारे रनवे की मैपिंग कर लेंगे और बआसानी आप लैंडिंग भी कर लेंगे और टेक ऑफ भी कर लेंगे और जो चीज आपकी आंखों के आगे विजिबल नहीं है उसको ये सेंसर ट्रैक कर लेगा और आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा और ये सेंसर यहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत जबरदस्त है। खैर, चले आए अब आपको इसके कॉकपिट के अंदर बिठाते हैं। खैर, सबसे पहले आप इसकी कैनोपी के ऊपर एक नजर डालें। ये कैनोपी बिल्कुल F-22 रैप्टर की कैनोपी से मैच करती है और ये सिंगल ग्लास से बनाई गई है। उसके बाद इस फाइटर जेट के अंदर सिंगल लार्ज MFD को इस्तेमाल किया गया है, जिससे पायलट का काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर आप अलग अलग स्क्रीन को देखते हैं और फाइटर जेट के सिस्टम्स को वॉच करते हैं, वहाँ पर अगर आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देखने को मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद MFD के बिल्कुल नीचे आपको इसका वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम नजर आ रहा होगा। खैर कोई बटन ना दबा देना, ये ना कोई मिसाइल फायर हो जाए, ये तो होगी एक मजाक की बात। खैर इसके एक साइड के ऊपर आपको जॉयस्टिक नजर आ रही होगी, जिसके जरिए इस फाइटर जेट को कंट्रोल किया जाएगा। और ये बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल जॉयस्टिक है, क्योंकि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के अंदर साइड पर स्टिक देता है और इससे पायलट को फाइटर जेट के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर दरमियान के अंदर स्टिक को, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी टांगों को संभालेंगे या स्टिक को संभालेंगे। खैर ये भी बात एक तरह फनी साइड के ऊपर चलेगी, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपके टांगों के दरमियान में जॉयस्टिक लगी हो तो आप फाइटर जेट को उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह के अगर एक साइड के ऊपर स्टिक लगाई जाए वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। खैर इसकी दूसरी साइड के ऊपर आपको थ्रोटल सिस्टम नजर आ रहा होगा और इसके थ्रोटल सिस्टम को भी देखकर यही कहा जा सकता है कि ये बहुत ज्यादा एडवांस है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सीट लगी हुई नजर आ रही है वो मार्टिन बीकर की सीट है। अब आपको दरमियान में एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की रस्सी नुमा चीज नजर आ रही होगी, ये फाइटर जेट से इजेक्ट करने के अंदर काम में आती है। बस मैंने आपको कॉकपिट के अंदर बिठा दिया है, ये ना हो कि आप इसको खींच दें और सीट के साथ आप उड़ के बाहर जाके गिर जाएं। खैर अब कॉकपिट से बाहर निकल आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें कोई और चीज नजर नहीं आ रही सिवाय एक हड के, और हड किस काम के अंदर इस्तेमाल होता है ये आपको अच्छी तरह पता है। और इसके जो हड का साइज है वो बिल्कुल F-22 रैप्टर के अंदर जो हड इस्तेमाल किया गया है उसी साइज का हड इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और इस कॉकपिट के अंदर जितना भी कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया है वो सारा का सारा कोरिया के अंदर ही बना हुआ है। अब फाइटर जेट से नीचे उतर है, क्योंकि फाइटर जेट ने फ्लाई करना है, पहले फाइटर जेट की अच्छे से चेकिंग कर ली जाए। और जिस तरह पायलट चेकिंग करते हैं बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे। पहले हम इसके नीचे वाली साइड को देख लेते हैं। आपको इसके नीचे वाली साइड पे बिल्कुल नोज कोन के नीचे जहाँ पर ये आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, एक सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल एक छोटा सा सेंसर है। ये वेदर कंडीशंस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके जरिए पायलट के पास वेदर की सारी इंफॉर्मेशन जाती है कि बाहर टेम्परेचर कितना है, हवा की स्पीड क्या है और उसके अलावा हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस तरह के सेंसर पायलट को देते हैं। उसके बाद इसकी एयर इनटेक के ऊपर आपको एक सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ये दरअसल एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम है और मिसाइल वार्निंग सिस्टम इस फाइटर जेट के अंदर बहुत जगह के ऊपर मौजूद है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कोरिया के मुताबिक जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इस्तेमाल किया उन्होंने, वो पायलट को बहुत ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करता है। और इस फाइटर जेट के ऊपर जब मैंने गौर किया है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसर्स लगे हुए हैं और मैंने किसी फाइटर जेट के अंदर अभी तक इतने ज्यादा सेंसर्स को लगा हुआ नहीं देखा। खैर इसके एयर इनटेक के ऊपर एक और सेंसर लगा हुआ है, वो भी वेदर कंडीशंस को जानने के लिए लगाया गया है। तो कुल मिला के इसकी एयर इनटेक के ऊपर 2 सेंसर्स को लगाया गया है। खैर अब इस फाइटर जेट की ऊपर वाली साइड पर आ जाते हैं। वहाँ पर आपको 3 इंजन बे लगे हुए नजर आ रहे होंगे। उसके साथ काफी सारे सेंसर लगे हुए हैं जो कि बॉडी के अंदर फिक्स हैं और ये सारे के सारे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के काम के अंदर आते हैं। और इसके फ्यूजल लार्ज के ऊपर आपको एक बिल्कुल छोटा सा सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाला सेंसर है। उसके बाद इसके फ्यूजल लार्ज के ऊपर आपको एक व्हाइट और ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से इसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, आगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी और इस फाइटर जेट के अंदर बहुत ज्यादा सेंसर्स को इस्तेमाल किया गया है और कोई चीज इस वीडियो के अंदर मिसिंग न रह जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। खैर फ्यूजल लार्ज की बिल्कुल नीचे वाली साइड के ऊपर टेल के पास आपको एक मिसाइल वार्निंग रिसीवर का सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। मिसाइल वार्निंग रिसीवर के फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर नहीं आपको पता तो दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि जब भी किसी फाइटर जेट के ऊपर कोई मिसाइल फायर किया जाता है तो यही सेंसर इस फाइटर जेट के पायलट को बताते हैं कि हमारे ऊपर मिसाइल फायर हो चुका है, अब जो आपने सेफ्टी करनी है वो सेफ्टी कर लें। अब इसके विंग्स वाली साइड पर आ जाते हैं। इसके विंग्स के ऊपर आपको 2 सेंसर लगे हुए नजर आ रहे होंगे। उनमें से ये जो बड़े साइज का सेंसर है ये भी मिसाइल वार्निंग रिसीवर का एक सेंसर है। उसके बाद जो एक छोटा सेंसर इसके साथ ही लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके विंग्स के नीचे 3 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं जिनके ऊपर आप हर तरह की वेपनरी को कैरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू एयर मिसाइल्स और फ्यूल टैंक्स। अब इसके नोज कोन के ऊपर आपने IRST पोर्ट को तो लगा हुआ देख लिया। अब इसके नीचे एक हार्ड पॉइंट के ऊपर भी पोर्ट लगा हुआ है, ये पोर्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट है। इसके क्या फंक्शंस हैं अगर आपको इसको जानना है तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। खैर अब इसके नीचे वाली साइड पे फ्यूजल लार्ज के ऊपर 4 हार्ड पॉइंट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स को लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पर हम बॉम्ब्स को लगाएंगे तो इससे इस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। खैर इसके ऊपर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट लगाएगा उसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर है। अब इसके एयर इनटेक के ऊपर आपको गन भी लगी हुई नजर आ रही होगी। ये गन 20 mm की गन है और ये 1 मिनट के अंदर 4000 राउंड्स को फायर कर सकती है। अब इसके इंजन वाली साइड के ऊपर आप देखें, यहाँ पर भी इंजन के बिल्कुल साथ ही आपको 2 बड़े बड़े सेंसर लगे हुए नजर आ रहे होंगे। इनमें से एक सेंसर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का सेंसर है। उसके अलावा जो दूसरा सेंसर इसके अंदर लगाया गया है वो मिसाइल वार्निंग सिस्टम का सेंसर है। अब इसके नीचे वाली साइड पे फ्यूजल लार्ज के बिल्कुल ऊपर 2 सेंसर्स लगे हुए हैं। ये दोनों सेंसर्स भी मिसाइल अप्रोचिंग सिस्टम के
के सेंसर हैं। अगर जमीन से इस फाइटर जेट के ऊपर कोई मिसाइल फायर किया जाता है तो ये दोनों सेंसर पायलट को अवेयर करेंगे और पायलट टाइमली उस मिसाइल के अगेंस्ट एक्शन ले सकेगा। उसके बाद आपको नीचे बिल्कुल इंजन के पास दो इंजन बे बने हुए नजर आ रहे होंगे। उसके साथ ये रेस्टर हुक को भी लगाया गया है जिसकी मदद से ये फाइटर जेट बआसानी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग कर सकेगा। बाकी इस फाइटर जेट की बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको इंजन बे भी नजर आ रहे होंगे और ये फाइटर जेट मुकम्मल तौर पर सेंसर से भरा हुआ है। जितने सेंसर्स मुझे नजर आए वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए और उनके फंक्शंस भी आपको बता दिए हैं और शायद कुछ सेंसर्स को मैं मिस भी कर गया हूँ क्योंकि इस फाइटर जेट के अंदर ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेंसर्स को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खैर फिर भी आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इस फाइटर जेट के बारे में दे दी है। जो मिसिंग रह गई होगी वो मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। खैर अब मैंने आपको बताया था कि ये असल में 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। देखिए इसकी सारी स्पेसिफिकेशन मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद हम लोग जिन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को जानते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस आप अपने सामने रखें और उनके डिजाइन को भी अपने सामने रखें। जनरेशंस का तो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन सी जनरेशन का फाइटर जेट किस तरह का होता है। 4th जनरेशन के फाइटर जेट किस तरह के थे और 3rd जनरेशन के फाइटर जेट्स किस तरह के थे। अब हम जो कहते हैं कि ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह के ग्रिफन के बारे में कहा जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, रफाल के बारे में कहा जाता है ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, J-10C का भी यही कहा जाता है। और हम पाकिस्तानी और इंडियंस, अगर पाकिस्तानी तो वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को कहते हैं कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और अगर इंडियन है तो वो ये कहते हैं कि हम जो LCA तेजस MK2 बना रहे हैं वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। अब आप ये देखें कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं और 4th जनरेशन फाइटर जेट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो कोरिया ने बनाया 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, इसके आप डिजाइन को देखें, इसके रडार क्रॉस सेक्शन को देखें और इसके अंदर जितने सेंसर्स को लगाया गया है और जो इसके अंदर बाकी पोर्ट्स वगैरह को इंस्टॉल किया गया है, इनको देखकर आप कह सकते हैं कि ये हकीकत के अंदर 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। मेरे नजदीक इसके अलावा कोई और 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। आप रफाल हो गया, ग्रिफन हो गया या और भी ऐसे फाइटर जेट्स हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से 0.1, 0.2, 0.3 लगा सकते हैं। डायरेक्ट 4.5 के ऊपर नहीं आप जा सकते क्योंकि अगर आपने 4.5 जनरेशन की कोई चीज बनानी है तो उसको उस तरह बनाए, उसको इस तरह डिजाइन करें, उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करें, आप उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह सेंसर्स लगाएं। हमारे पास जो इस वक्त फाइटर जेट्स मौजूद हैं उसके अंदर आप देखें कितने सेंसर्स हैं। यहाँ पर इस फाइटर जेट के सेंसर गिनवाते हुए तो मेरा अपना दिमाग घूम गया है। तो आप देखें कि हमारे फाइटर जेट्स के अंदर कितने सेंसर लगे हुए हैं, कितने मिसाइल अप्रोचिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं और उनके अंदर कितने पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगर IRST पोर्ट उसके अंदर लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट नहीं उसके अंदर लगा होता है। अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट उसके अंदर लगा दिया जाता है तो IRST नहीं लगा होता। रडार वगैरह को तो आप एक दफा साइड पे कर दें और इसकी जो वेपनरी है उसको साइड पे कर दें। आप सिर्फ सेंसर्स को देखें और जो चीजें इसके अंदर लगाई गई हैं उसको देखें और अपने फाइटर जेट्स को अपने सामने रखें और देखें कि हम कहां पर खड़े हैं और किस तरह हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। ये मेरी बातें कड़वी जरूर हैं और पाकिस्तानियों को भी मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, इंडियंस को भी बुरी लग रही होंगी, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी यही है कि हमारे फाइटर जेट्स जितने भी एडवांस हैं वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं है। अगर हैं तो उसको साबित आप करें। उनको आप 4.1 कह सकते हैं, 4.2 कह सकते हैं, हद 4.3 कह सकते हैं। अगर 4.5 जनरेशन का आपने फाइटर जेट बनाना है तो भाई फिर उसको उस तरह डिजाइन करें, उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते फिर भी आपने कहना कि हमारे फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, तो फिर आप ये कहें कि ये जो KF-21 है ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और जो बाकी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद हैं जैसे F-35, F-22, J-20, उनको फिर हम 6th जनरेशन के ऊपर ले जाते हैं और जो 6th जनरेशन के इस वक्त फाइटर जेट्स बन रहे हैं उनको फिर हम 7th जनरेशन के ऊपर ले जाते हैं। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसके ऊपर मैं तबसरा तो बहुत लंबा कर सकता हूँ कि हमें किस तरह बुद्धू बनाया जा रहा है और हमारे अपनों के हाथों हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। जितने भी हमारे यूट्यूबर्स यहाँ पर बैठे हैं और हम अपना बुद्धू खुद बनवाने में लगे हुए हैं, या अगर इंडियंस की जुबान के अंदर हम कहें तो हम अपना चूतिया खुद ही कटवा रहे हैं और बहुत खुश होकर कटवाने में लगे हुए हैं। लेकिन खैर क्या कहें, हमें इस चीज का शौक है। खैर ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर जो मिस्टेक्स हों वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा और जो चीजें मिसिंग रह गई हैं वो मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।